अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ साइक बैठक एंड आप लोगों में से बहुत सारे मुझे देख के परेशान भी हुए होंगे और बहुत सारे मुझे देख के uh, अफसरदा भी हुए होंगे बिकॉज यूसुफ इज़ नॉट हियर एंड यूसुफ के बगैर इट seems to me that there is a void. Yes, but Yusuf is busy in something. He might be traveling at this moment. So हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको करें ज़रूर so that कि कुछ जो questions हमें आए हुए हैं हम एटलीस्ट उनको एड्रेस कर सकें and then we can go next time with Yusuf. And then we are also hoping कि next time जो होगा हमारे पास कोई गेस्ट भी होंगे. So very quickly मैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पेजेस पे telepsychiatric.pk पे यूसुफ और मेरे पेजेस पे हम सबके पेजेस पे एक क्वेश्चन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है. यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस. मैं उनको आंसर करूंगा. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं अभी 4 या 5 आई थिंक. एंड देन इन द मेन टाइम अगर कोई क्वेश्चंस आए जो कि चैट में आए साथ-साथ जो कि आप लोगों के कमेंट्स में आए तो आई विल ट्राई कि मैं उनको भी आंसर करूँ. बट देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि I would not be as eloquent and I as wise as Yusuf is. So I will try my best कि मैं आप लोगों को आंसर करूँ बट do not expect me to answer as Yusuf does. ठीक है. So हमारे पास जो जो पहला क्वेश्चन है आई थिंक शी इज अ टीचर समवेयर एंड उन्होंने ये सवाल किया है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माय प्रोफेशनल लाइफ. उनको वहाँ पे बेस्ट टीचर के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं टीचिंग एट अ कॉलेज लेवल. बट शी थिंक्स और शी सेज कि जो घर में स्पेशली उनके इन लॉज के साथ और इवन उनके अपने पेरेंट्स के साथ और उनके हस्बैंड के साथ शी इज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम और वहाँ पे जो है uh, उनको बहुत सारे मसले हो रहे हैं. सो मैं इस सवाल पे आने से पहले एक बहुत जनरल बात कि वी जनरली थिंक कि अगर कोई एक बंदा किसी लाइफ के किसी एक डोमेन में कामयाब है और वो एक डोमेन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वी जनरली थिंक कि वो बाकी डोमेन्स में भी ऐसा ही होगा. एंड वी थिंक कि वो तो इतना अच्छा डॉक्टर है, वो कैसे ऐसा काम कर सकता है, वो तो इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छा हस्बैंड है, वो कैसे ये सारे काम कर सकता है. सो ये जो सारे ये जो रोल्स की बात हम कर रहे हैं, हम सबकी लाइफ में हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं. ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन रोल्स के अक्रॉस कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि सबके दरमियान कॉमन होते हैं. लेकिन दू दूसरी तरफ ये बात भी है कि वी देयर इज़ अ डिफरेंट स्किल सेट जो कि डिफरेंट रोल्स में हमें रिक्वायर्ड होता है. और वो ब जी मरियम मुझे अंदाज़ा है कि मैं अजीब-सा लग रहा हूँ और मैं अजीब हूँ भी. दैट्स फाइन. सो मैं ये कह रहा था कि हमें एक वो डिफरेंट स्किल सेट होता है जो कि हमें डिफरेंट रोल्स में रिक्वायर्ड होता है लेकिन उसमें कॉमनैलिटीज भी होती हैं. सो एक तो ये वाली चीज आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस पर्सन पर्टिकुलरली बट जनरली स्पीकिंग इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइफ के एक डोमेन 2 डोमेन या 20 डोमेन्स में भी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जो एक और डोमेन है जो 21वां डोमेन है आप उधर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. इस चीज की कोई गारंटी नहीं है बिकॉज वी नीड अ डिफरेंट स्किल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके अलावा इवन इफ यू हैव दिस दैट स्किल सेट हम लोगों को ये सबको इस चीज का अंदाजा है. जी महानूर, आई एग्री विद यू. हम सबको इस चीज का अंदाजा है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्किल सेट बट वो सर्कमस्टांसेस भी जरूरी होते हैं जो कि हमारे स्किल सेट को अप्रोप्रिएटली एम्प्लॉय करने में और इवन हमारी उन कैपेसिटीज को कि हम उन सिचुएशंस में अच्छा काम अच्छा परफॉर्म कर सकें. वो एनवायरनमेंट जो होता है वो भी उसमें अपना जो होता है इनपुट देता है. सो सो इट इज पॉसिबल कि एक
दैट अ पर्सन हैज अ वेरी गुड स्किल सेट कि उसने रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलना है, लेकिन उसका एक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और एक बुरा चल रहा है, तो इट इज नॉट वाइज कि वो अपने आप को ही डाउट करे कि शायद मेरे में ही कोई मसला है और मुझे अपने आप को ही ठीक करने की जरूरत है। इट माइट बी द केस कि दूसरों में मसला हो, कि वो जो रिलेशनशिप खराब है उधर मसला हो, या इट माइट हैपन कि वो जो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है वो दूसरे शख्स के पास वो स्किल सेट इतना अच्छा है कि इवन विद समवन हैविंग अ बैड स्किल सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू समथिंग, वो दूसरा बंदा उसको बहुत अच्छा लेके चल रहा है। सो ये तो होगी बहुत जनरल सी बात। बट कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आप, इट इज़ वेरी गुड कि आप अपने जो हैं टीचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट यू सेज देख के आपके फादर से कुछ इश्यूज हैं, हस्बैंड से कुछ इश्यूज हैं और इन लॉ से कुछ इश्यूज हैं। सो आई एम नॉट श्योर, और मैं नहीं कह सकता कि ये इस मैं आपको कोई एक एक हल बता सकूं कि ये मसला ठीक हो जाए। वी वुड हैव टू लुक इट फ्रॉम ऑल द एंगल्स के इश्यूज कहाँ पे हैं, एंड और इट माइट बी द केस के किसी एक तरफ इशू हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ इश्यूज हो। तो एज ऑलवेज हम आपको कोई एक बहुत पर्टिकुलर सा आंसर, कोई बहुत डायरेक्टेड आंसर नहीं दे सकते, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस टॉक्स कि मैं आपको कोई एक चीज नहीं बता सकता, बट हमें बट जनरली जनरली स्पीकिंग, अगर हम ये सोचें कि इन केस जो इश्यूज हैं वो दूसरों के साथ ही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सो we could try to mend those relationships. We could try to even walk away from those relationships. So but it changes from situation to situation. Okay, so I wouldn't answer anything specific in this question. So हमारा next question ये है कि mostly mother have little babies like 2 to 4 months, don't have time for herself and feel numb, like can't think now or mind is not working. How one can resolve this? So it's for कि इन्होंने ये सवाल पूछा कि कि अगर कोई मदर हो जिनका कोई न्यूबॉर्न हो जो कि 2, 3, 4 माह का है, तो वो क्या करें? क्योंकि उनको इनफ टाइम नहीं मिल रहा कि वो रेस्ट कर सकें, वो दे आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम कि वो उसको कंसंट्रेट करें किसी एक काम पे। सो मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें शायद इन केसेस में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है वो फैमिली की बनती है। दैट द फैमिली शुड बी शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिल्कुल वो मदर है, बिल्कुल उनके ऑफ कोर्स उनके कोई स्पाउस होंगे, उसका बच्चे का कोई जो होगा वो फादर भी होगा। ये ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर एक 2, 3, 4 माह का ब बच्चा है, तो एज़ अ डॉक्टर आई कैन सेफली से कि अभी तो उनकी फिज़िकल हीलिंग ही पूरी नहीं हुई। लेट अलोन कि उनकी कोई जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो कि उनको ज़रूरी है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकें। तो इसमें जो है वो फैमिली को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और फैमिली में लोगों को ड्यूटीज़ डिवाइड करनी पड़ेंगी कि एटलीस्ट अगर आपने उस वो जो न्यूबॉर्न की मदर है, अगर आप चाहते हैं कि उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो और अच्छी ग्रोथ हो और वो जल्दी से हील करें फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली, देन यू वुड हैव टू डू समथिंग लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, कि कुछ टाइम उनको उनसे बचा लेके अगर कोई और फीड करता है या उसको कोई और उसको थोड़ा-सा बहलाता है, उसके साथ खेलता है, तो उसपे उनको चाहिए कि तो इससे ये होगा कि उनकी जो मदर हैं, उनको रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। सो दिस शुड बी डन एट द फैमिली लेवल, बिकॉज़ ऑफ कोर्स कि वो जो बच्चा है, उसके माँ-बाप तो एक ही हैं, लेकिन वो बच्चा वो फैमिली का भी है।
तो फैमिली को अपना रिस्पॉन्सिव, और ये अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता भी है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लोग उसको डिवाइड नहीं करते, और बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा ऐसा भी देखने में आता है कि जो इन-लॉज़ होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फीमेल है, जो कि मदर है, उसकी अपनी फैमिली में से उसकी कोई बहनें, कज़िनें कोई आएँ और वो उसके साथ रहें और वो देखभाल करें, और अ, जो है उन वो जो इन-लॉज़ हैं, उनको बीच में कोई या जिन्हें हम दादके कहते हैं, उनको कोई रोल प्ले करना ना पड़े, एट लीस्ट जबकि बच्चा बहुत छोटा है। सो टू ऑल द दादाज़ एंड दादीज़ एंड फूफोज़, कि अगर आप उस वक़्त में उस बच्चे की हेल्प करने को तैयार नहीं हैं और उस माँ की हेल्प करने को तैयार नहीं हैं, कि जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको बाद में भी उसको आप शायद उस तरह डिज़र्व नहीं करते कि आप उस बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको अपना चाचा, ताया, मामू, अ, दादा-दादी जो है वो समझे। सो इट माइट साउंड हार्श, लेकिन हम सबको ये करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ बिकॉज़ कि इसके बगैर वो जो मदर है, वी ऑल नो कि वो कितना सफ़र कर सकती हैं और वो करती हैं, एंड शी कैन गो इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस बिकॉज़ ऑफ दो दैट स्ट्रेस। तो उसमें पूरी फैमिली को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, एंड ये जो हमने जो दादकों पे जो सब कुछ एम्फसाइज़ किया है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो फादर है, अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस बच्चे को पूरे घर का बच्चा समझ के और उस माँ को पूरे घर का हिस्सा समझते हुए उनके साथ कोऑपरेट जब तक नहीं करेंगे, ये मसला ऐसे ही रहेगा। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से कि आप अपने बच्चे को रोता छोड़ दें और आप सो जाएँ, या आप कोई पिल्स लेके आप सो जाएँ। उस बच्चे का भी ख़्याल करना है, बट आपने उसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगी तो फिर बात बनेगी, और फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अ, डू यू नो हाउ टू हिप्नोटाइज़ पेशेंट एंड गेट टू द रियल प्रॉब्लम? नो, आई डू नॉट नो कि हिप्नोटाइज़ कैसे करते हैं, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिप्नोसिस कोई बुरी चीज़ है, या हिप्नोसिस में कुछ नहीं रखा। ऑफ कोर्स उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन बट आई एम श्योर कि एट लीस्ट अबाउट पाकिस्तान, के आई डू नॉट नो एनीवन, एट लीस्ट इन लाहौर, के कोई अच्छा हिप्नोटिस्ट हो। और क्योंकि कुछ लोग जो कि हिप्नोटिस्ट मशहूर हैं, उनके बारे में जो कुछ सुनने में, जो कुछ मैंने पेशेंट्स अपने फर्स्ट हैंड मैंने पेशेंट से कुछ से सुना है, दीज़ आर नॉट गुड थिंग्स। सो आई डू नॉट नो, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। एंड टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू गेट टू द रियल प्रॉब्लम? सो जिसने भी सवाल भेजा है, देयर इज़ नो रियल प्रॉब्लम एज़ सच के कोई एक चीज़ है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। द प्रॉब्लम्स दे आर मोस्टली वो 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 जो थ्रेशोल्ड है, कि जब वो प्रॉब्लम वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है कि हमें उसकी स्ट्रेस शुरू होती है, इट इज़ मोस्टली कि वो प्रॉब्लम, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ बट मोस्टली, कि वो प्रॉब्लम इज़ नाउ वो इतना फैल चुका है, या उसमें इतने सारे फैक्टर्स जमा हो चुके हैं कि वी अलोन आर नॉट एबल टू डू विद दिस। हम सबके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वी कैन डील विद आवर प्रॉब्लम्स, बट वो जो थ्रेशोल्ड है वो तभी क्रॉस होता है जब वो प्रॉब्लम की सेवेरिटी, या उसमें इतने सारे फैक्टर्स आ गए हैं दैट द पर्सन अलोन इज नॉट एबल टू डू दैट। सो अगर रियल प्रॉब्लम की बात है, तो एटलीस्ट आई एम पर्सनली, मैं मेरे इल्म में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, जो कि सिर्फ किसी एक ही वजह से हो रहा हो। तो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस, बट हिप्नोसिस इज रियल, लेकिन
कोई हिप्नोटिस्ट अच्छा है पाकिस्तान में या लाहौर में एटलीस्ट, उसका मुझे नहीं पता, सॉरी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन आस्क्ड कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं किसी लड़के से शादी करूं, लेकिन मैं उससे नहीं शादी करना चाहती, और मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, ही इज नॉट मुस्लिम, और मैं चाहती हूँ कि वो इस्लाम कबूल करके और फिर मैं शादी कर लूं। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी और वो सब कुछ होगा। तो और सवाल का आखिरी जुमला ये है, व्हाट शुड आई डू। सो इस तरह के फैसलों में, खास तौर पे जो ये फैसले हैं जिनसे आपकी पूरी जिंदगी के ने आगे किस रुख पे चलना है और आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, आई 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 डोंट थिंक कि इसमें हमें ये सवाल पूछना चाहिए व्हाट शुड आई डू। हमें इसमें सवाल ये पूछना चाहिए व्हाट आर माय ऑप्शंस, जब भी हम किसी दूसरे से सवाल पूछें। क्योंकि व्हाट शुड आई डू वाला जो है, ये फैसला कि मैंने आगे पर्टिकुलरली क्या करना है, ये फैसला आपका अपना होना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सो दैट, क्योंकि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिसका असर आपकी लाइफ पे 2 3 4 दिन के लिए होगा। ये फैसला ऐसा है जिससे आपकी पूरी लाइफ ने इफेक्ट होना है। जब तक आप जिंदा रहेंगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं आपको, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, कि भुगतनी पड़ेंगी। तो आपको इस तरह जो व्हाट anyone can tell you is the options, especially if you are asking a psychologist, psychiatrist, तो वो आपको उन्हें options ही बतानी चाहिए। उनको भी अपनी ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि आप ये करें, क्योंकि when you are saying कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इंक्लिनेशंस, आपकी वैल्यूज जो होती हैं, वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो आ, आपको ऑप्शंस के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए, और उसमें भी आपको द ऑप्शंस यू ऑलरेडी नो, यू कैन गो टू मैरी द गाय जो आपकी फैमिली बता रही है, और यू कैन गो टू मैरी द अदर पर्सन, जहाँ पे आपको वो कि उसको इस्लाम एक्सेप्ट, वो उसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, और फिर जो है वो जो भी शायद जो है वो शादी होगी। बट वो फैसला आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि ताकि अगर बाद में ये फैसला कामयाब हो, तो उसमें जिसे कहते हैं कि बल्ले बल्ले भी आपकी हो, और उसमें सारा जो क्रेडिट है वो भी आपको जाए। लेकिन अगर फैसला नाकाम हो, तो उसमें भी सो दैट यू शुड नॉट बी एबल टू ब्लेम एनीवन एल्स। क्योंकि ये जो अगर हम किसी और के कहने पे कोई फैसला करते हैं, तो वो वाला जो जो ब्लेम वाला एलिमेंट है, उसकी वजह से वी ट्राई टू इवेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शंस, यू आई थिंक यू नो द ऑप्शंस ऑलरेडी। और उसमें अगर आप किसी एक बंदे से शादी करना चाहती हैं और वो इज नॉट अ मुस्लिम, तो एंड दूसरी तरफ आप ये भी नहीं चाहती कि आप अपने पेरेंट्स को नाराज करके जो है उससे शादी करें। तो देर इज ओनली वन ऑप्शन कि आपको अपनी पेरेंट्स से इसको बात करके और उनको समझाना पड़ेगा। बट कंसिडरिंग ऑल दिस, इट वुड नॉट बी इजी, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट कि उसने इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होना है, बल्कि उसके साथ साथ उसके साथ साथ जितने भी सोशल जो हमारे कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इट विल नॉट बी वेरी इजी कि आप पेरेंट्स को जाके कहें और पेरेंट्स जो हैं वो मान जाएं। सो देर इज नो अदर ऑप्शन कि आप अगर आप चाहती हैं कि पेरेंट्स भी आपके साथ रहें, तो आपको पेरेंट्स से जो है वो बात करनी पड़ेगी। आई वुडेंट एडवाइस यू कि आप शादी कर लें और फिर देखी जाएगी और ये वो, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा डायर भी हो सकते हैं। ओके, we do not have any other question with me, but chat में कुछ questions हैं, मैं उनको आंसर करता हूँ। जैन आबिद, not important।
Okay. There was a question about antipsychotics. यस, मुनज़्ज़ा अजीज ने एक सवाल पूछा है कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आर sedatives and have so many side effects and they need to be taken for long term. How can a person cope up with his professional life while on treatment? So, मुनज़्ज़ा, एज अ जनरल रूल एंटीसाइकोटिक बिल्कुल सेडेटिव्स हैं, लेकिन हमें उनकी हाई डोजेस की ज़रूरत तब ही पड़ती है जबकि एक्यूट इलनेस होती है, और उस एक्यूट इलनेस में प्रोफेशनल लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग at workplace when someone has an acute illness like acute mania or acute psychosis. तो एक्यूट इलनेस में हाई डोजेस की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से सेडेशन होती है, और एक्यूट इलनेस में प्रोफेशनल लाइफ को वैसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए. जहां तक बात है कि उनके लॉन्ग टर्म में सेडेशन, तो जब एक्यूट इलनेस नहीं है, एक तो हम डोज भी आमतौर पे कम कर देते हैं, तो उससे ये भी है कि उसमें उतनी सेडेशन भी नहीं रहती. एक चीज. दूसरी चीज ये कि विद टाइम ये जो सेडेशन है, ये इनिशियली ज्यादा होती है और विद टाइम जो होती है वो कम हो जाती है. तो एक इस लिहाज से भी हमें जब वो पेशेंट प्रोफेशनल लाइफ की तरफ वापस जा रहा होता है तो सेडेशन का मसला इस वजह से भी नहीं होता. बट other than that, we have some antipsychotics, although they are not as good as the sedative ones, but we have some antipsychotics जिनमें sedation कम या तो नहीं है या फिर बहुत कम है. अगर है तो बहुत कम है, हम उनको भी यूज कर सकते हैं. बट एज अ जनरल रूल, एंटीसाइकोटिक्स जो जिन्हें हम ज्यादा इफेक्टिव समझते हैं वो वही हैं जनरली जिसमें सिडेशन जो है, जिनका साइड इफेक्ट सिडेशन भी है. सो जब भी एक्यूट इलनेस खत्म हो जाएगी, हम वो डोजेस कम कर देंगे ताकि सिडेशन भी कम हो जाए, साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाए, एंड द पर्सन कैन रिटर्न बैक टू द his or her professional life. So, okay. So, tips to get rid of anxiety, Sana Kamal. Sana, बहुत जनरली स्पीकिंग यू कैन फाइंड सम एक्सरसाइजेज जो कि बहुत सिंपल सी हैं और आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिसमें डीप ब्रीदिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है. आप उनको प्रैक्टिस कर सकती हैं, बट सिर्फ यही एक तरीका नहीं होगा जब तक हम एनजाइटी के कॉजेज को एड्रेस नहीं करेंगे, और एनजाइटी को जो भी उसका जो पूरी इलनेस है उसको एड्रेस नहीं करेंगे. सिर्फ इनसे लेस लाइकली है कि काम बने. अगर माइल्ड सी एंजाइटी है तो इससे काम बन सकता है, बट एंजाइटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, इंटेंसिटी है, एंड आई एम नॉट श्योर कि आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं. Kuratulain, how can one learn holistic approach while practicing psychiatry? So, Kuratulain, you would have to define what is holistic approach. अगर तो आपसे आपकी होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये है कि जिसे हम इक्लेक्टिसिज्म कहते हैं कि एक चीज वहां से पकड़ ली, एक चीज वहां से पकड़ ली, एक वहां से पकड़ ली, तो साइकेट्री इज ऑलरेडी डूइंग दैट. अगर होलिस्टिक अप्रोच से आपकी मुराद ये है कि कोई ऐसा पैराडाइम जिसमें कि तमाम ह्यूमन डायमेंशंस को एड्रेस किया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी मेन स्ट्रीम साइकेट्री में इस तरह की कोई चीज फिलहाल टू माई नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती. देर इज सम ग्रैब बैक थिंग्स कि आप वहां से पकड़ लें, वहां से पकड़ लें, लेकिन उनका आपस में क्या ताल्लुक है, नो वन answers that, or no one even bothers to inquire about it. How can we bridge gap between psychologists and psychiatrists? Uh, there is only one thing that I can say about this: कि in different hospital settings, psychologists, psychiatrists, they already exist.
साइड बाय साइड, लेकिन हम ये देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट का ही आंसर जो होता है वो आखिरी जवाब होता है। एंड दैट और साइकियाट्रिस्ट ही फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है। जब जब भी आप किसी हॉस्पिटल में किसी साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इशू की वजह से जाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इट शुड बी अदरवाइज, इसको बिल्कुल उलट होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि माइल्ड और मॉडरेट केसेस जो हैं वहाँ पे एड्रेस हो जाएं और वहाँ से फिल्टर डाउन हो जाएं, और फिर वो जो सीवियर केसेस हैं वो जो साइको फार्माकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं उनकी तरफ जो हैं वो रेफर हों। बट टू ब्रिज द गैप, साइकोलॉजिस्ट के लिए शायद ज़्यादा डिफिकल्ट है कि वो सारी मेडिसिन करें और एफसीपीएस वो सब कुछ करें, बट साइकेट्रिस्ट के लिए ये ज़्यादा आसान है कंसिडरेबली कि वो साइकोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल करें। सो प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा, लेकिन थ्योरेटिकली कैसे होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Is there any role of psychotherapy in patients of bipolar disorder? सो मुनज़ा बाइपोलर डिसऑर्डर में जैसा कि हम बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 3 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस जो एक्टिव इलनेस के, और इसके अलावा एक के अगर पेशेंट जो है उस वक़्त नॉर्मल है। तो जो 3 फेजेस हैं, मैनिया, बेसलाइन और डिप्रेशन, इन तीनों में साइकोथेरेपी का अलग-अलग रोल होगा। एक्यूट मैनिया में साइकोथेरेपी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। वहाँ पे साइकोथेरेपी ज़्यादा एड्रेस होनी चाहिए टुवर्ड्स द फैमिली, कि फैमिली को बताया जाए कि उसने कैसे रहना है और कैसे पेशेंट के साथ जो है वो डील करना है। ठीक है। जहाँ तक बात ये है कि जब वो बेसलाइन पे हो तो तब क्या करना है, तो बेसलाइन पे जो बाइपोलर के पेशेंट को जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है बताना, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उसने अपनी स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है, और दूसरा ये कि वो जो दोनों फेजेज़ हैं, डिप्रेशन और मैनिया, उनके अर्ली साइन्स क्या होंगे, और अगर वो साइन्स आते हैं तो आपने क्या करना है। तो इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन में इट्स बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम, के आपने डिप्रेशन की जो कॉग्निशंस हैं, जो कि डिप्रेशन का पूरा फिनोमेना है, उसको एड्रेस करना। सो दिस इज साइकोथेरेपी इन बाइपोलर. Vakar Gani has asked, how does one go about interacting with a psychiatrist in order to move towards a fruitful treatment regime for obscure illnesses? तो वकार, ऑब्सक्योर इलनेसेस से मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मुराद है, और फ्रूट में go about interacting. So, fruitful treatment regime से वकार, I have only one thing to say कि it's like साइकेट्रिस्ट के पास जाना और किसी वकील के पास जाना, वो एक लिहाज से एक जैसा है, कि वो जो मैटर है, जो कि साइकेट्री में आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ है और वकील में आपकी लीगल या पर्सनल लाइफ है, यू शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। तो उसके लिए जो है ये एंड दैट इज द की, बिकॉज वी हैव सीन मैनी पीपल जो कि हमें इवन 6 महीने के सेशंस के बाद भी हमें ये सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। सो दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड कि वो हर किसी की कुछ दैट पीपल डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट डिस्कसिंग, जो कि बहुत इंटीमेट सीक्रेट्स किसी भी इंसान के होते हैं, और वो हम सबके हैं। बट ये वी कैन नॉट develop a relationship with anyone for that matter unless and until we are transparent in it. Okay, फरजीन कुरैशी का सवाल है, व्हाट अबाउट हाइपरसोमनिया, आई एम सफरिंग फ्रॉम इट 3 months almost. So, Farzeen, if it is a COVID thing, that's normal because we have nothing to do and we cannot go out. So, हम में से बहुत सारे जो हैं वो इस चीज़ को फेस ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हाइपरसोमनिया ऐसा है जो कि इररेजिस्टेबल है, एंड यू कैन नॉट
डू एनीथिंग एल्स ड्यू टू इट, तो फिर उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं उसके बारे में कोई इस तरह कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। अगर फारिग होने की वजह से हाइपरसोम्निया और जिसे हम कहते हैं सुस्ती है, दैट्स फाइन, वो दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। आबिद अली, हाउ टू लिव लॉन्गर? आबिद, आई वुड नॉट आंसर दैट फॉर यू। ठीक, एंड देयर इज नो अदर क्वेश्चन। एंड जैसा कि आबिद अली ने कहा कि अगर हाइपरसोमनिया है तो आप अपने थायराइड लेवल्स करवाएं। बिल्कुल, अगर आपने मेडिकल इलनेसेस रूल आउट करनी है तो आप बिल्कुल वो करवा सकते हैं, एंड दैट वुड बी वेरी गुड। बट सो इसके लिए कंप्लीट इवेल्युएशन चाहिए होगी कि वो हाइपरसोमनिया का करेक्टर क्या है। It is irreversible and I cannot do anything about it, even though I have a lot of work to do. फरजीन, आई थिंक कि एक जो अच्छा डॉक्टर होगा वो इसको और एक्सप्लोर करेगा कि इररेजिस्टेबल से क्या मुराद है। बिकॉज जब कोई बंदा कहता है कि मेरे लिए हाइपरसोमनिया इररेजिस्टेबल है, तो किसी भी डॉक्टर के जहन में जो पहली चीज आती है वो नार्कोलेप्सी आती है। सो आई थिंक कि इसके लिए कंप्लीट इवेल्युएशन की जरूरत है, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट एनी न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कहा है कि इररेजिस्टेबल है तो इट माइट बी नार्कोलेप्सी, लेकिन नार्कोलेप्सी की केसेस की बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो दे हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एंड आई डोंट थिंक कि इस उसमें इस एज में वो एक्सप्रेस होगी। Salma Faiz Usmani, how to avoid grinding teeth during day and night due to anxiety? So, सलमा, रात के लिए जो एक चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, वो जिसे हम टीथ गार्ड कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। वो यूज जो है वो कर सकते हैं आप। दिन में जो है वो च्युइंगम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दीज आर ऑल टेम्परेरी सॉल्यूशंस। आपको अपनी एंजाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा और उसके प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत है। Abdul Hasib, how to deal with elders who think they always have some kind of illness and keep checking their BP, wanting to visit hospital, get X-rays, but the tests show up normal. So Hasib, इट माइट बी द केस कि वो जो एल्डर आप जिनकी भी बात कर रहे हैं उनको कोई इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो। दैट इज अ एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान का ख्याल होता है कि उसको कोई इलनेस है और उसकी वजह से वो बार बार टेस्ट करवाता है, एंड द पेशेंट टिपिकली हैज अ बिग फाइल जिसमें सारी टेस्टों की रिपोर्टें होती हैं जो कि ज्यादातर नॉर्मल होती हैं। तो इट माइट बी द केस, बट हसीब ये भी हो सकता है कि देर इज सम जेन्युइन इशू देयर, तो उसके लिए उसको जो है वो तफसील से देखना पड़ेगा। बट इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ रियल थिंग। सो आई थिंक दैट्स ऑल, एंड बिकॉज मैं अकेला हूँ तो आई हैव डन माई 30 मिनट्स, और जो 30 मिनट्स यूसुफ ने बोलना था वो हम आज नहीं कर सके। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी कैन डू दैट। सो फोक्स, आपके जो भी सवाल हों आप हमारे पेज पे जाइए, आप वहाँ पे सवालों के लिए फॉर्म्स बने हुए हैं, आप उनको फिल कीजिए, एंड एवरी नाउ एंड देन आई थिंक एटलीस्ट वंस अ मंथ we have been doing this Q&A session, and we will do it again. Just last question, is it okay to start taking medicines like Cetadin Cert when psychology prescribed during first session and not things in detail? Aren't they addictive? So सलमा, पहली चीज ये, साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उन्होंने इकट्ठी सर्टालिन और सीटान्यू स्टार्ट करवाई है, इट शोज कि उनको साइकेट्रिक मेडिसिन की अलिफ बे भी नहीं पता। एंड इट इज ये बिल
ये जो आपने बताया है कि उन्होंने सिटानियो और सर्ट इकट्ठी स्टार्ट करवाई है, इट शोज़ कि हाउ आई थिंक आई शुड यूज़ द वर्ड कि हाउ डम्ब दे आर। इवन अगर वो साइकियाट्रिस्ट भी हैं, अगर उन्होंने उन्होंने दोनों दवाएँ इकट्ठी शुरू करवाई हैं, दैट शोज़ कि हाउ डम्ब ही इज़ और शी इज़। So you should not start these two medicines together. There is absolutely no indication. और ये दोनों मेडिसिन स्टार्ट करने से एक हम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को आ, दावत दे रहे हैं कि आए आ बैल मुझे मार। एंड जो अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, अगर हम दो ऐसी मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं जो कि सेरोटोनिन को ज्यादा करती हैं, तो वी आर इंक्रीजिंग द रिस्क और बहुत ज्यादा कि जो हम वी आर कि हम इट कैन बी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस केस में होगा, बट इट कैन बी फेटल। तो यू शुड नॉट स्टार्ट इट। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।